Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Vinodhi Srivastava. Hope you all are fine and safe. स्टूडेंट, यहाँ पे लर्न टू टीच में हम डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक पे आज चल रहे हैं और स्पेशली जब मैं बात करूँ कि हम सब एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड हैं, तो एजुकेशन में एग्जैक्टली हो क्या रहा है आजकल या क्या क्या चीज़ें आई हैं उसके बारे में भी हमें जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में राइट टू एजुकेशन पार्ट 1 को स्टार्ट किया है, जिसमें हमने ये जाना है कि राइट टू एजुकेशन एग्जैक्टली स्टार्ट कैसे हुआ है, एसएससी का क्या क्या प्रोविजन है और किन किन एरियाज में काम कर रहा है। आज हम बात करेंगे इसी के पार्ट 2 पे और जानेंगे कितने डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल्स हैं जो कि एसएससी के अंतर्गत चल रहे हैं भारत में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राइट टू एजुकेशन का पार्ट 2। स्टूडेंट्स, आई होप हमें क्या आपको याद होगा कि हम लोग ने अपनी लास्ट वीडियो में एसएससी के बारे में जानकारी ली थी और ये भी जाना था कि जो एसएससी है इसका जो वर्किंग कल्चर है थोड़ा सा डिफरेंट है। ये सिर्फ पेपर पे काम नहीं करता है, ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकलिटी पे फोकस करता है और इसी का नतीजा है जो इसमें एनरोलमेंट है उसमें भी काफी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन को इसका हमें देखने को मिलता है। तो एनरोलमेंट अंडर एसएससी के अंदर अगर हम बात करें तो एनरोलमेंट जो ड्राइव है उसने एक बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है, जिसमें कि हमें गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव देखने को मिलता है और साथ ही साथ इसने बच्चों को रिटेन किया है स्कूल में, जो कि बहुत बड़ी समस्या थी इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत ड्रॉप आउट की। बच्चे विद्यालय छोड़ के भाग जाते थे, पढ़ने आते नहीं थे, स्कूल में इन किया और फिर उसके बाद 1-2 क्लास के बाद वो चले जा रहे। तो वो जो प्रॉब्लम थी, यानी कि वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट ही नहीं करते थे, तो वो रिटेंशन कहीं ना कहीं एसएससी के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इसने जो एजुकेशन है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया और साथ ही साथ ऐसे बहुत से प्रोविजन दिए जो कि बच्चों की सुविधा के अनुसार थे, जिससे कि उन्होंने स्कूल में रुकना शुरू किया। तो स्टूडेंट्स, अब हम 1 बाय 1 ऐसे तबके की बात करेंगे जिसके बच्चों को पढ़ाने के लिए एसएससी ने क्या क्या काम किया। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हो माइग्रेंट वर्कर, प्रवासी जो कामगार होते हैं, इनको एक जगह रह के काम नहीं मिल पाता है, कुछ समय कहीं कुछ समय कहीं इनको जाना पड़ता है। और अगर मैं स्पेशली लॉकडाउन की बात करें तो बहुत से लोग माइग्रेंट हुए हैं। तो ऐसे बच्चों के एजुकेशन का क्या, इनकी जो शिक्षा जो साल के बीच में रुक गई उनका क्या। तो ऐसे बच्चों के लिए एसएससी ने बहुत पहले से ही जिम्मा उठाया और उसने क्या किया है आप देख सकते हो। देयर इज ज्योग्राफिकल एंड ऑक्यूपेशनल स्पेसिफिसिटी इन द माइग्रेशन पैटर्न। आप देख सकते हो कि टाइम टू टाइम, मंथ जो माइग्रेंट वर्कर होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ये जाते हैं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी का सवाल होता है। तो यहाँ पे शुगर कटर्स जो होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं, ब्रिक केनल वर्कर्स होते हैं, स्टोन क्वेरी वर्कर जो होते हैं, एग्रीकल्चर वर्कर होते हैं, सॉल्ट प्लान वर्कर होते हैं, उनकी शिक्षा के लिए जो एसएससी है इसके अंतर्गत स्मॉल ड्यूरेशन के स्कूल चलाए गए, जिससे कि जहाँ भी इनके पेरेंट्स रहे वहीं पे उनको आसपास के एरिया में विद्यालय की सुविधा और जो शिक्षा जो अब जहाँ तक ये पढ़ के आए हैं उससे आगे की शिक्षा उनको कंटिन्यू कराई जाए। तो माइग्रेंट वर्कर के लिए एसएससी ने कुछ ऐसा। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हो माइग्रेंट वर्कर तो हमें समझ में आ गया, जो शुगर केन कटर होते हैं या जो माइंस में काम करते हैं या स्पेशल फील्ड में या मंथ में जिनका काम होता है, फिर उसके बाद वो कहीं और चले जाते हैं। तो उनके लिए स्पेसिफिकली 2 प्रकार की शालाएं जो हैं या विद्यालय ये बहुत फेमस है। एक का नाम है शकरशाला और दूसरा है बोंगाशाला। तो शकरशाला की इमेज भी आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट्स। हैबिटेशन ऑफ शुगर केन कटर इन द महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया था, क्योंकि हमें पता है कि महाराष्ट्र जो है वो शुगर केन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, वहाँ पे बहुत ज्यादा खेती होती है। तो वहाँ के जितने भी वर्कर थे उनके बच्चों की जो पढ़ाई है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती थी। तो उनको वो काम करते हैं दिन में और उसी एरिया में, उसी हैबिटेट के अंतर्गत ही उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल बनाए गए हैं, जैसे कि सेकेंड सेमेस्टर स्कूल्स के नाम से भी हम जानते हैं, जो कि अक्टूबर से अप्रैल ईच ईयर चलता है। रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, वैल्यू एजुकेशन, फिजिकल फिटनेस पे इस पे ध्यान दिया जाता है। ओवरऑल इसका पूरा सिलेबस नहीं होता है, बट ये आपकी एजुकेशन कंटिन्यू रखने में रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, वैल्यू एजुकेशन और फिजिकल फिटनेस को सिखाता है शकरशाला। दूसरी तरफ स्टूडेंट हम इमेज देख रहे हैं भोंगाशाला की। ये भी एक प्रकार के माइग्रेंट वर्कर के लिए स्कूल है, जो कि रेगुलर प्राइमरी स्कूल फॉर क्लास 1 to 4
के लिए हैं। ब्रिक किन वर्कर जो कि ईंटों की भट्टियों में काम करते हैं, उनके बच्चों के लिए ये बनाए गए हैं। दिसंबर एंड मई ईच ईयर इन महाराष्ट्र, अगेन ये भी इनिशिएटिव महाराष्ट्र का है, दिसंबर टू मई का। और आदिवासी इसके अंतर्गत आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, जिनके जो बच्चे होते हैं वो पुंगाशाला में पढ़ाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंट टाइप के स्कूल जो कि कर्नाटका में चलता है। टेंट स्कूल। टेंट स्कूल जैसा कि आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, ये एक प्रकार का टेम्परेरी अरेंजमेंट होता है उन बच्चों के लिए जिनको कि हमें एजुकेशन से दूर नहीं रखना है, उनको एजुकेशन तक लाना है। तो स्कूल वर सेट अप इन टेंट्स एंड बसेस टू culminate the problem of space in the urban areas. Yes, urban areas में हमें एग्जैक्टली अपनी डिमांड के अनुसार, अपने प्लेस के अनुसार हमें स्कूल्स नहीं मिल सकते यहाँ पे, वहाँ या फिर वहाँ पे हम स्कूल नहीं खड़ा कर सकते। तो ऐसी जगहों के लिए टेंट स्कूल जो कि मूवेबल हैं, आज है कल नहीं हो सकता है, बसेस हैं, आज है कल दूसरी जगह पे जा सकते हैं, तो वो एक तरीके का बंदोबस्त करने की कोशिश की गई है। बिसाइड द चिल्ड्रन वर एक्सपेक्टेड टू डू हाउस होल्ड कोर्स, और इसमें ये नहीं है कि जो बच्चा है वो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करेगा, वो घर के काम करके आ सकता है, देन उसके बाद वो पढ़ाई कर सकता है। तो बच्चों की सुविधा के अनुसार ये टेंट स्कूल चलाए जाते हैं। गार्ड देयर होम, टेक केयर ऑफ यंग, क्योंकि जो नॉर्मली हम देखते हैं जो बच्चे होते हैं वो अपने घर के रखवाले होते हैं, वो अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते हैं, तो उनकी ये सारी चीजों को डिस्टर्ब किए बिना ही टेंट स्कूल जो है वो काम कर रहा है। बसेस were donated by Bangalore, कर्नाटका में बैंगलोर जो म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके द्वारा बसेस डोनेट की गई हैं बसेस स्कूल्स के लिए, एंड रीडिजाइन टू सर्व एज अ क्लासरूम एंड फंक्शन एज अ मोबाइल क्लासरूम, और इसको रीडिजाइन किया गया है डेस्क टेबल के साथ ही और मूवेबल बनाया गया है ताकि एक जगह से दूसरी जगह जहाँ पे डिमांड है वहाँ पे इनको ले जाया जा सके। ड्राइवर वर पेड बाय द एसएसए, जैसा कि अभी हमने पहले भी बात किया है कि जो एसएसए है उसने कई इनोवेशन लाए हैं आपके द्वार तक पहुंचने के लिए, यानी कि शिक्षा को आपके द्वार तक पहुंचाने के लिए इसने कई इनोवेटिव आइडियाज को अपनाया है, और इसी के ही थ्रू जो बसेस स्कूल होते हैं, मूवेबल स्कूल होते हैं, उसके ड्राइवर को भी पेमेंट एसएसए की मिलती है। सर्व मिड डे मील एंड हेल्प द चिल्ड्रन टू बाथ बिफोर क्लासेस, बैंगलोर म्युनिसिपल का ये एक इनिशिएटिव था कि मिड डे मील भी बच्चों को दिया जाए, क्योंकि ये भी स्कीम का ही पार्ट है, और साथ ही साथ ये कोशिश की जाती थी कि जब बच्चा पढ़ाई करना शुरू करे उससे पहले वो बाथ ले ले, यानी कि साफ सुथरे होके वो पढ़ाई के माहौल से रूबरू हो। तो वो चीज जानने के लिए टेंट स्कूल अपने आप में एक बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज हमें देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, अब जैसा कि हम एसएसए के अंतर्गत डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल्स की बात कर रहे हैं, तो एक डिफरेंट टाइप का स्कूल है जो कि है स्कूल ऑन बोट, यानी बोट के ऊपर ही स्कूल है, जो कि फिशिंग फैमिली के लिए स्पेशली आंध्र प्रदेश में बनाया गया था, क्योंकि अगेन इनके सामने भी रोजी रोटी की प्रॉब्लम है और उसी के जरिए ये एक जगह से दूसरी जगह मूवेबल होते हैं, अपने बच्चों को एक जगह रह के पढ़ा नहीं सकते हैं, तो इनके बच्चों की पढ़ाई के लिए बोट पे ही स्कूल की व्यवस्था की गई है। माइग्रेंट फ्रॉम देयर ओरिजिनल विलेज, क्योंकि फिशिंग ही इनका जरिया होता है रोजी रोटी का, तो ये अपने जो ओरिजिनल गांव से वहां से प्रवासी होते रहते हैं रोजी रोटी के चक्कर में। हाई टाइड मेक फिशिंग वेरी एक्सपेंसिव प्रपोजिशन, कभी कभी जब हाई टाइड आता है तो फिशिंग जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाती है, तो ऐसे समय में क्या, दे आर नॉट अलाउड टू सेटल ऑन द मेन लैंड, वो मेन लैंड जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो अपने आप को सर्वाइव कर पाए, तो बस पानी का जो एरिया है वो काफी बढ़ जाता है। तो ऐसे समय में इन बच्चों की जो एजुकेशन है जो डिस्टर्ब होती है, उसके लिए दे अलाउ टू लिव ऑन देयर बोट, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बोट पे ही जीवित रहते हैं, उसी में 24 घंटे अपना व्यतीत करते हैं। तो इन बच्चों के लिए स्पेशली स्कूल बनाया गया। अगेन ये एसएसए का ही एक इनिशिएटिव था जिसने इसको अगेन, जैसे कि हम लोगों ने पिछली बार भी बात की कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम कर रहा है एसएसए, तो ऐसी फैमिली जो कि फिशिंग से रिलेटेड है वो के लिए ऐसा बोट पे ही ऐसा स्कूल तैयार किया जाए, उसको ऐसा रिनोवेट किया जाए और उसका नाम दिया है इसने डोनेलू बोट विद गेम एंड ट्राई, जिसमें कि गेम भी होंगे, ट्राई भी होंगे, बच्चे वहाँ पे पढ़ाई भी करेंगे, जिसकी आप इमेज यहाँ पे देख सकते हो।
स्टूडेंट वर एंगेज इन सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग एंड स्टोरी टेलिंग। इसी के माध्यम से वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। 3 मंथ रेजिडेंशियल ब्रिज कोर्सेज इस स्कूल में चलाया जाता है ताकि जो बच्चे हैं या उनकी शिक्षा डिस्टर्ब हुई है उसको मेन स्ट्रीम तक लाया जा सके। स्टूडेंट्स, अब हम एक और डिफरेंट टाइप के स्कूल की बात कर लेते हैं जो कि लेट्स लिसन लेट्स लर्न के नाम से भी हम इसे जान सकते हैं। जो इसका एग्जैक्टली नाम है वो विंदम चदू मुकदम है, जो कि स्पेशली आप देख सकते हो जो इसका जरिया है वो रेडियो है। यूज ऑफ मीडियम ऑफ रेडियो टू रीच आउट द चिल्ड्रन इन रिमोट एरियाज। रिमोट एरियाज में जो बच्चे हैं उनके तक शिक्षा प्रदान करने का एक जरिया है और उस जरिया जो है वो रेडियो है। तो इसमें जो भागीदारी हमें देखने को मिलती है वो ऑल इंडिया रेडियो की मिलती है। इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड एकेडमिशन इसमें सपोर्ट करता है। 19 डेज का इसमें प्रोग्राम चलता है जिसमें टॉक, रेसिटेशन, सॉन्ग, ड्रामा एटसेट्रा को इन्वॉल्व किया जाता है। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ लेबर के बच्चे ही नहीं पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स, एम्प्लॉयर्स एंड कम्युनिटी भी इससे फायदा उठा सकती है। तो ये भी एक डिफरेंट टाइप का स्कूल है, लेट्स लिसन एंड लेट्स लर्न। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं असम में डिफरेंट टाइप का स्कूल जो कि एसएसए के अंतर्गत ही चल रहा है, वो है रेजिडेंशियल ब्रिज कोर्स स्कूल। ब्रिज कोर्स, आई थिंक इसका कॉन्सेप्ट हमें अब क्लियर है। मेन स्ट्रीम से उन बच्चों को जोड़ने के लिए जो भी ड्रॉप आउट हो चुके हैं उनके लिए कुछ महीनों के लिए ब्रिज कोर्स चलाए जाते हैं। अब बात यह है कि ये जो स्कूल है वो रेजिडेंशियल है, यानी कि यहाँ पे बच्चे रहते हुए शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो चाइल्ड लेबर जो होते हैं, जो कि नॉर्मली अपने आप में समाहित करता है 10 से 14 साल के बच्चों को, एक्सट्रीमली पॉवर्टी वर स्टार्टेड इन 2002 एंड 3। बहुत ज्यादा गरीबी होने की वजह से इस चीज को स्टार्ट किया गया। विलेज एजुकेशन कमेटी ने इसमें हेल्प किया। अनयूज प्राइमरी हेल्थ सेंटर, स्कूल एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग जो कि अनयूज थे, ऐसे हेल्थ सेंटर जिसको यूज नहीं किया जा रहा था, ऐसे स्कूल जिनको यूज नहीं किया जा रहा था, गवर्नमेंट की बिल्डिंग जिनको यूज नहीं किया जाता था, उनको रेजिडेंशियल ब्रिज कोर्सेज के लिए यूज किया जाना शुरू किया गया। इसमें मिड डे मील डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोवाइड करवाया। ऑटोनॉमस काउंसिल ऑफ काबरी एंगलोंग प्रोवाइड बेड एंड अदर मटेरियल्स। बच्चों के लिए बेड एंड अदर मटेरियल जो है असम में वो काबरी एंगलोंग करके एक ऑटोनॉमस काउंसिल है उसने प्रोवाइड कराया। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और कंट्रीब्यूशन ऑफ देयर मील्स, जो भी सिविल सोसाइटी है वो इनके मील्स का जो है वो पूरा ध्यान रखती है। और इसमें टीएलएम प्रोवाइड किया गया जो कि अलग अलग 4 लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया गया, बंगाली, बोडो, गारो और असमीज। इसमें टीएलएम प्रोवाइड किया गया रेजिडेंशियल ब्रिज कोर्सेज इन असम। स्टूडेंट्स, अब हम लास्टली बात कर लेते हैं एसएसए के अंतर्गत नॉन रेजिडेंशियल ब्रिज कोर्सेज। अभी हमने देखा कि एसएसए के ही अंतर्गत असम में एक रेजिडेंशियल ब्रिज कोर्सेज का भी प्रोग्राम चल रहा है, पर साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया में अगर मैं बात करूं तो वो बच्चे जो कि हो सकता है कभी मेन स्ट्रीम में गए ही ना हो या फिर मेन स्ट्रीम से ड्रॉप आउट हो चुके, तो उनके लिए नॉन रेजिडेंशियल ब्रिज कोर्सेज जिसे कि NRBCs भी कहा जाता है वो चलाया जाता है। और ये 2 ग्रुप को अपने आप में समाहित करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 6 to 7 ईयर्स के बच्चे और 8 to 14 ईयर्स के बच्चे। इसका जो मेन पर्पस है वो वही है कि बच्चों को रेगुलर मोड में कैसे लाया जाए, क्योंकि आप खुद समझो कि सपोज एक बच्चा है जो कि 10 साल का है, 10 साल के बच्चे को हम प्राइमरी के फर्स्ट क्लास में या फिर केजी में नहीं डाल सकते, तो वहां तक की उसको शिक्षा कुछ महीनों के जरिए प्रोवाइड करना, उसको लिखना पढ़ना सिखाना और फिर उसको मेन स्ट्रीम में लाना, वो बेसिकली इसका पर्पस होता है। नेवर एनरोल्ड इन स्कूल, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी स्कूल गए ही नहीं, तो उनको बेसिक चीजें सिखाने के साथ ही उनको स्कूल में एडमिशन दिलाया जाता है इन कोर्सेज के थ्रू। Have dropped out for some reason are included in the school। जैसे कि अभी मैंने बात करी, किसी भी रीजन से, चाहे वो गरीबी हो या माइग्रेशन हो, उसकी वजह से बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं, तो उनको जब हम मेन स्ट्रीम में लाते हैं तो मेन स्ट्रीम में लाने से पहले कुछ महीने के लिए उनके लिए जो ब्रिज कोर्सेज चलाए जाते हैं। तो ये सारे प्रोविजन हमें एक इनोवेटिव प्रैक्टिसेस एसएसए के थ्रू देखने को मिलती है और आई होप इसी का नतीजा है जो इसने इतना बड़ा एक इनरोलमेंट का जो दायरा है उसको पाया है, क्योंकि इसने अपनी इनोवेशन को इतना ज़्यादा इजाद किया और बच्चों की जो डिमांड थी उसको फुलफिल करने के लिए इसने बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो या
टाइम पे हो या मंथ पे हो, उस सब चीज़ पे फ़ोकस करते हुए इसने काम किया, इसीलिए आज एसएसए के अंतर्गत एनरोलमेंट का रेशियो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये कुछ इनिशिएटिव हैं आरटीई के अंतर्गत पार्ट 2 में हमने देखे स्टूडेंट्स। आई होप आपको आरटीई के ये दोनों ही पार्ट क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको आरटीई के इन दोनों ही पार्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट्स या क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व देयर योर प्रॉब्लम। एंड तब तक आप अपना ख्याल रखिए, फैमिली वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ डिफरेंट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।